In a triangle ABC, angle A is 30 degree, H is the orthocenter, D is the midpoint of BC. Segment HD is produced to T such that HD is equal to DT. हमें लेंथ ऑफ AT फाइंड आउट करनी है. इन टर्म्स ऑफ BC निकालना है. आंसर हमारे पास चार ऑप्शन है, ट्वाइस ऑफ BC, थ्राइस ऑफ BC, 4/3 ऑफ BC एंड नन ऑफ दिस. एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये हमारे पास एक ट्रायंगल मान लेते हैं ABC. H इसका ऑर्थोसेंटर जहां पे एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं. D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. D इसका मिड पॉइंट है. ठीक है, हमने HD को प्रोड्यूस किया, HD को हमने प्रोड्यूस किया T तक. ये दोनों लेंथ आपके पास इक्वल है. HD इज इक्वल टू DT. हमें लेंथ ऑफ AT फाइंड आउट करनी है. लेंथ ऑफ AT आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे एक असम्पशन करते हैं. ये ट्रायंगल है, हम इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर मानते हैं. ध्यान से समझना थोड़ा सा. ये हमने इसका सरकम सर्कल बनाया. सरकम सर्कल का जो सेंटर है उसको सरकम सेंटर माना हमने, और इस सरकम सेंटर को हमने ओरिजिन माना. ये जो पॉइंट है ये हमारे पास A वेक्टर हो गया, ये हमारे पास इसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास C वेक्टर हो गया. तो ये जो लेंथ है ये A का पोजीशन वेक्टर ये बनेगा, B का पोजीशन वेक्टर ये बनेगा, C का पोजीशन वेक्टर ये बनेगा. क्योंकि ये तीनों हमारे पास रेडियस हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि A का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू B का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू C का मैग्नीट्यूड. ये हमारे पास आ गया. अब क्योंकि इसका जो सरकम सेंटर है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, याद करो +1 के अंदर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर. ये तीनों क्या होते हैं आपके पास? कोलिनियर होते हैं. तो और सेंट्रॉइड इसको कट करता है किसमें? 2:1 के अंदर. ऑर्थो सेंटर को हमने क्या माना हुआ है? H. सेंट्रॉइड, अगर ABC आपके पास तीनों हैं तो मैं सेंट्रॉइड निकाल सकता हूँ A + B + C/3 करके. और सरकम सेंटर हमारे पास क्या है? ओरिजिन. ठीक है, ये इसको 2:1 में कट करेगा. अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो A + B + C + 3 किसके इक्वल होगा? 0 + H/3. यहाँ से मतलब आपके पास ऑर्थो सेंटर आ गया, A + B + C आपके पास आ गया. अब अगर मैं थोड़ा सा और डायग्राम के बारे ऊपर चलूं, A B C, यहाँ हमारे पास था H, इसका पोजीशन वेक्टर B था, इसका पोजीशन वेक्टर C था, इसका पोजीशन वेक्टर A था. ये यहाँ पे D पॉइंट B और C का मिड पॉइंट था. तो D और C का मिड पॉइंट मतलब ये B + C/2 था. ये T पॉइंट हमें नहीं पता ये क्या होगा. इसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या मान लिया? P वेक्टर मान लिया, कुछ भी. अब इन दोनों का मिड पॉइंट भी ये है. ये हमारे पास वेक्टर है A + B + C. हम इन दोनों का अगर मिड पॉइंट निकालते हैं तो किस फॉर्मूले से निकलेगा? P + A + B + C/2. दिस इज इक्वल टू B + C/2. तो यहां से P वेक्टर किसके इक्वल आएगा? -A वेक्टर आएगा. ठीक है, अब हमें जो वेक्टर चाहिए था, हमें वेक्टर क्या चाहिए था? हमें AT वेक्टर चाहिए था. इसकी लेंथ हमें चाहिए. AT वेक्टर का मतलब क्या हो गया? OT माइनस में OA की लेंथ. OT मतलब T का पोजीशन वेक्टर, T का पोजीशन वेक्टर इज -A, माइनस में A पोजीशन वेक्टर A ही था. मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये 2/2 ऑफ A वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन गया हमारे पास. पर हमें जो आंसर चाहिए था वो इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए था? मुझे BC के अंदर आंसर चाहिए. थोड़ा सा डायग्राम को रब कर रहा हूं मैं. हमें आंसर, अभी तक मेरा आंसर है 2 ऑफ A वेक्टर का मैग्नीट्यूड. AT की जो मुझे लेंथ चाहिए, ये A, ये B, ये C
एंगल ए हमें गिवन है 30 डिग्री, ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, ये इसका सर्कम सेंटर था ओरिजिन, और तीनों वेक्टर इक्वल थे, ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड था। अगर आपके पास ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। ये हाफ एंगल कितने का बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। दिस इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड, और ये हमारे पास डी पॉइंट मान लेते हैं, डी तो यूज था क्वेश्चन में पहले ही, इसको हम लोग कुछ भी एम पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो ओ एम या बी एम बाय बी मैग्नीट्यूड, दिस इज थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन 30, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, देन पी एम इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड बाय 2। अब बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल था, ए मैग्नीट्यूड बाय 2, ये हमारे पास बी एम आ गया। अगर हम बी सी की बात करें तो दिस इज ट्वाइस ऑफ बी एम होगा, मतलब बी सी किसके इक्वल होगा, ए मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो फाइनल हमारा जो आंसर होगा, जो 80 का मैग्नीट्यूड हमसे पूछा गया था वो ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, मतलब ट्वाइस ऑफ बी सी के इक्वल होगा। आंसर हमारे पास होना चाहिए इसका ए। लेट R1, R2, R3 वेक्टर्स, Rn वेक्टर तक ये चल रहा है, बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स P1, P2, P3, Pn, मतलब ये सारे हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये सब इनके पोजीशन वेक्टर है रिलेटिव टू द ओरिजिन O, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही होगा। इफ द वेक्टर इक्वेशन 10, ये आपको वेक्टर इक्वेशन गिवन है, इज इक्वल टू 0 होल्ड्स, देन ए सिमिलर इक्वेशन विल आल्सो होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर ओरिजिन, मतलब वो ओरिजिन को चेंज कर रहा है, मतलब ओरिजिन को शिफ्ट कर रहा है किसी और पॉइंट पे। क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक जो ओरिजिन की पोजीशन है हमारे पास, उसके हिसाब से ये वेक्टर इक्वेशन बन रही है। अगर हम लोग ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं तब भी ऐसे नई पोजीशन के अकॉर्डिंग ऐसे इक्वेशन बनेगी, उसके लिए आपको कंडीशन फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास 4 कंडीशन दे रखी है, a1 प्लस a2 प्लस a3 an अप टू n के इक्वल है, यहाँ अप टू 1 के इक्वल कह रहा है, यहाँ अप टू 0 के इक्वल कह रहा है, इसमें a1 इज इक्वल टू a2 इक्वल टू an तक कह रहा है। अगर मैं बात करूं, यहाँ हमारे पास ओरिजिन है, ये मेरे पास P1 पॉइंट हो गया, यहाँ ओरिजिन है, ये मेरे पास P2 पॉइंट हो गया, ये P3 कहीं पे भी ले सकते हैं, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, ये Pn पॉइंट तक ऐसे ही चल रहा है। इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर R3 वेक्टर है, और इसका पोजीशन वेक्टर Rn वेक्टर है। अब उसने कहा हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया ऑन एनी विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर ओरिजिन, ओरिजिन किसी और पोजीशन के ऊपर है। मान लीजिए ये डायरेक्शन इस तरीके चल रही है, ठीक है। अब हमारा जो ओरिजिन है वो हम मान लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन आ गया, इस ओरिजिन को हमने O1 का नाम दे दिया, कुछ भी। अब जो P1 का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो ये बनेगा, P1 का पोजीशन वेक्टर R1 था इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा हम उसको R1 डैश का नाम दे देते हैं, ठीक है। P2 का पोजीशन वेक्टर ये बनेगा, हम इसको R2 डैश का नाम दे देते हैं। P3 का ऐसे पोजीशन वेक्टर बनेगा, हम इसको R3 डैश का नाम दे देते हैं। ऐसे ही Pn का पोजीशन वेक्टर बनेगा, हम उसको Rn डैश का नाम दे देते हैं। सिमिलरली इस तरीके सभी चलते रहेंगे। अगर मैं यहाँ बात करूँ, अगर मैं इन दोनों को मिला लूँ, ये वेक्टर O है, ये O डैश है, इन दोनों के जो बीच में वेक्टर होगा हम इसको x वेक्टर मान लेते हैं। O डैश को मैंने x वेक्टर का नाम दे दिया, ठीक है। अब ये P1 की अगर बात करें तो ये P1 का पहले पोजीशन वेक्टर था R1, ये P1 का दूसरा पोजीशन वेक्टर था R2, R1 डैश, इसकी ये डायरेक्शन है। ध्यान से समझना, यहाँ O था, यहाँ O1 था, यहाँ P1 है, ये इसका पोजीशन वेक्टर था R1, इसके रिस्पेक्ट में इसका जो वेक्टर बना था वो R1 डैश बना था, हमने जो बनाया था। ये इसकी डायरेक्शन थी, ये इसकी डायरेक्शन थी, और ये हमने ये डायरेक्शन ली थी,
ठीक है। अगर हम इन तीनों पे ट्रायंगल लॉ लगा दें तो हमारे पास क्या कंडीशन बन के आएगी कि O1 वेक्टर, यानी कि ये x वेक्टर ले लिया हमने, x वेक्टर प्लस में R1 डैश वेक्टर, दिस इज इक्वल टू R1 वेक्टर हो गया, दिस इज इक्वल टू R1 वेक्टर हो गया। सिमिलरली अगर P2 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये R2 डैश वेक्टर, दिस इज इक्वल टू R2 वेक्टर हो गया। P3 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो R3 डैश वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, R ऐसे चलता चला जाएगा। और अगर इन टर्म्स ऑफ n लेके चलते हैं तो Rn डैश वेक्टर इज इक्वल टू में Rn वेक्टर आएगा। ठीक है, हमें जो इक्वेशन गिवन थी वो इक्वेशन क्या थी मेरे पास, हमें जो गिवन इक्वेशन थी A1 इज R1 वेक्टर, A2 R2 वेक्टर, A3 R3 वेक्टर अप टू में AN Rn वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं थोड़ा सा यहां पे। ये हमारे पास आ गया जी AN Rn वेक्टर इज इक्वल टू 0 था। अब मैं R1, अब मुझे नई पोजीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन निकालनी है, मतलब R1 डैश R2 डैश अकॉर्डिंग पोजीशन चाहिए मुझे। तो मैं A1 इज इक्वल टू में R1 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, x1 x प्लस R1 डैश वेक्टर, A2 ये x प्लस R2 डैश वेक्टर, A3 x प्लस R3 डैश वेक्टर, ऐसे ही AN x प्लस Rn डैश वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमने R1 R2 R3 की वैल्यूज यहां से निकाल के पुट कर दी सारी की सारी। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सब x की टर्म अगर हम अलग कर लें तो ये हमारे पास A1 प्लस A2 प्लस A3 कहाँ तक चला गया, AN तक चला गया। ये हमारे पास क्या मिला, A1 R1 डैश वेक्टर, A2 R2 डैश वेक्टर, A3 R3 डैश वेक्टर और AN Rn डैश वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये हमारे पास वही सेम इक्वेशन आ गई, पर ये पुरानी पोजीशन के अकॉर्डिंग थी, ये नई के अकॉर्डिंग है, यानी कि ये मुझे इक्वेशन चाहिए थी, पर ये इक्वेशन होल्ड कब करेगी, प्रॉब्लम क्या है इसके साथ ये है, ये इक्वेशन होल्ड कब करेगी, जब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हुआ, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, C। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिवन 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स A B C, R1 हमें ये वेक्टर गिवन है, R2 हमें ये वेक्टर गिवन है, इफ द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर, दो वेक्टर कोलिनियर मतलब पैरेलल, मतलब डायरेक्शन सेम, हमें PQ फाइंड आउट करना है। R1 प्लस 2 R2 की पहले बात करते हैं, R1 वेक्टर प्लस 2 R2 डायरेक्ट कर देते हैं, R1 ये है, इसको ट्वाइस करके ऐड करना है, दैट इज P प्लस 2A वेक्टर हो जाएगा, Q प्लस 2B B वेक्टर हो जाएगा, और 1 प्लस 2Q C वेक्टर हो जाएगा। अगर हम लोग 2R1 प्लस R2 की बात करें, मतलब सेकेंड वेक्टर की बात करें, तो सेकेंड वेक्टर की अगर हम बात करें तो 2R1 इसको ट्वाइस करना, तो 2P प्लस 1 A वेक्टर हो जाएगा, 2Q प्लस P B वेक्टर हो जाएगा, और 2 प्लस Q C वेक्टर हो जाएगा। ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। अगर दो वेक्टर पैरेलल हों, कंडीशन आप लोग जानते ही होंगे, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। तो A1 बाई A2 मतलब P प्लस 2 बाई में 2P प्लस 1, Q प्लस 2B बाई में 2Q प्लस P, और 1 प्लस 2Q बाई में 2 प्लस Q
ये तीनों हमारे 3 फ्रैक्शन हमारे पास इक्वल हैं। अब यहाँ हम एक ट्रिक लगा रहे हैं, हम न्यूमरेटर को अलग से ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को अलग से ऐड कर रहे हैं। जब न्यूमरेटर को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ हमारे पास 3p प्लस 3q प्लस 3 बनेगा, मतलब 3 टाइम्स ऑफ p प्लस q प्लस 1 आएगा। जब हम डिवाइड में तीनों को ऐड करेंगे सेम टर्म बनेगी 3 टाइम्स ऑफ p प्लस q प्लस 1, मतलब ये कैंसिल होने के बाद 1 के इक्वल आ जाएगा। 1 के इक्वल अगर आ गया तो हम ये p प्लस 2 और 2p प्लस 1 को मैं 1 से इक्वेट करूँगा और इसको भी 1 प्लस 2q और 2 प्लस q को भी 1 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास p प्लस 2, दिस इज़ 2p प्लस 1, यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 और ये हमारे पास 1 प्लस 2q इज इक्वल टू में 2 प्लस q की वैल्यू भी कितनी आएगी 1। तो फाइनल हमारा आंसर क्या होना चाहिए 1 1। ये इसका डिटेल मेथड था। हम इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑप्शन की हेल्प से भी निकाल सकते थे शॉर्टकट मेथड से। अगर हम लोग 0 0 पी क्यू को 0 0 लेते हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है, पी क्यू को अगर मैं 0 0 लेता हूं तो r1 वेक्टर मेरे पास c वेक्टर बचता और यहाँ हमारे पास पी क्यू को 0 0 पुट करते हुए a वेक्टर बचता। तो a और c में कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता था, तो वेक्टर ऑटोमेटिकली पैरेलल या कोलिनियर नहीं हो सकते थे। तो ये ऑप्शन हमारी गलत थी। बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, जो सिमेट्री बनती है वो 1 1 में बनती। अगर मैं p को 1 q को 1 लेता तो यहाँ पे भी a प्लस b प्लस c आता और यहाँ पे भी क्या आता a प्लस b प्लस c आता। अब उसमें उसको डबल करके ऐड करो या उसमें उसको डबल करके ऐड करो, दोनों वेक्टर सेम आ जाता है उस केस में। तो r1 प्लस ट्वाइस ऑफ r2 या 2r1 प्लस r2 दोनों क्या हो जाते सेम। तो आंसर हमारा डायरेक्ट शॉर्टकट से भी 1 1 आ जाना चाहिए था। ये हमें सब्स्टिट्यूशन से निकाल सकते थे हम लोग। ठीक है, if the vectors a and b are linearly independent satisfying the equation this is equal to 0, हमें जनरल वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड आउट करनी है। थीटा का मतलब मुझे जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब ये आपको पता है, आपको दे दिया लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब ये वेक्टर नॉन कोप्लेनर हो गए, कोप्लेनर नहीं है। कोप्लेनर नहीं है तो आप लोग ये बात जानते हैं कि अगर हम लोग लेके चलते हैं a1 r1 वेक्टर प्लस में a2 r2 वेक्टर प्लस में a3 r3 वेक्टर इज इक्वल टू 0, अगर ये नॉन कोप्लेनर हैं तो a1 a2 a3 ये हमारे पास क्या होने चाहिए, सारे के सारे 0 होने चाहिए, तब ये वेक्टर नॉन कोप्लेनर बनेंगे। फिलहाल लीनियरली इंडिपेंडेंट कहा मतलब नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए। अब नॉन कोप्लेनर हो गए तो मतलब इसमें जो ये कोफिशिएंट है ये हमारे पास बनेगा, ये 0 होना चाहिए, यानी ये सब कोफिशिएंट 0 होने चाहिए। तो इट मीन्स रूट टेंजेंट थीटा प्लस 1 0 होना चाहिए और रूट 3 सीकेंड थीटा माइनस 2 ये भी 0 होना चाहिए। यहाँ से टेंजेंट थीटा माइनस 1 बाय रूट 3 होना चाहिए। यहाँ से सीकेंड थीटा 2 बाय रूट 3 होना चाहिए। कॉस थीटा की वैल्यू रूट 3 बाई 2 होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक बात नज़र आई कि टेंजेंट थीटा नेगेटिव है, कॉस थीटा पॉजिटिव है, तो यहाँ से ये श्योर हो गया कि थीटा 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ से ये क्या कन्फर्म हुआ, क्योंकि टेंजेंट नेगेटिव कहाँ होता है, 2nd और 4th में, और कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, 1st और 4th में। कॉमन क्या आया 4th, थीटा कहाँ लाई करेगा, 4th में लाई करेगा। अब कॉस थीटा का जनरल सॉल्यूशन आप लोग ये बात जानते होंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा है, तो थीटा किसके बराबर होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। यहाँ जो हमारे पास था कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2 था। कॉस थीटा रूट 3 बाई 2 किस पे होता है, पाई बाय 6 पे होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो थीटा हमारे पास आएगा 2n पाई प्लस माइनस में पाई बाय 6 हो गया, ये 2n पाई प्लस पाई बाय 6 हो गया और 2n पाई माइनस पाई बाय 6 हो गया। ये 4th क्वाड्रेंट में नहीं है तो ये निगलेक्ट हो जाएगा। ये वाला आंसर 4th क्वाड्रेंट के अंदर, पर ये हमारा आंसर होगा, पर ये आंसर हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो मैं 2n पाई माइनस पाई बाय 6, 2n पाई यहाँ लाई करेगा, तो मैं इसमें से पाई बाय 6 माइनस करूँ,
या इसमें 11 पाई बाय 6 प्लस करूँ, एक ही बात है। मैं इसको 2n पाई प्लस 11 पाई बाय 6 भी कर सकता हूँ, इस बात को ध्यान रखना। तो ये मेरा आंसर यहाँ मैच करेगा। ठीक है, इस आंसर पे कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ 2n पाई था, यहाँ पे n पाई था। n पाई माइनस पाई बाय 6, ये n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर n 1 है तो ये यहाँ आएगा, माइनस पाई बाय 6 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, n अगर 3 है तब भी ये यहाँ आएगा, माइनस करते ही फिर सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। क्लियर है, हमें आंसर सिर्फ कहाँ चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट पे चाहिए। यहाँ n को आप कुछ भी पुट करोगे, आंसर आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा। इन ए ट्रेपीजियम वेक्टर BC इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ AD, मतलब BC और AD आपके पास पैरेलल हैं। वी विल फाइंड दैट P वेक्टर इज इक्वल टू में AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज कोलिनियर, मतलब जो P वेक्टर है वो AD के पैरेलल है। P इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ AD, हमें P अल्फा और म्यू में रिलेशन निकालना है। तो ट्रेपीजियम से स्टार्ट करते हैं। दो साइड पैरेलल, दो नॉन पैरेलल। A B C D, BC इज अल्फा टाइम्स ऑफ AD, BC और AD आपस में पैरेलल हैं। P वेक्टर इज AC, AC वेक्टर इज दिस वन, एंड BD इज दिस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास वेक्टर कौन सा हुआ, AB को हम इस तरीके से लिख A से B। तो AC वेक्टर जो हमारे पास होगा, अगर इस पे ट्रायंगल लगा दें ACB के ऊपर, तो जो AC वेक्टर होगा वो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर होगा हमारे पास। सिमिलरली अगर हम इस ट्रायंगल पे लगाएं तो ये दोनों हमारे पास सेम डायरेक्शन के अंदर हैं, तो AB प्लस BD इज इक्वल टू AD वेक्टर हुआ। तो जो BD वेक्टर है वो AD माइनस में AB वेक्टर हुआ। अब मुझे BD पता लग गया और मुझे AC पता लग गया। अगर हम AC प्लस BD निकालते हैं, जो कि हमारे पास P वेक्टर था, AC प्लस BD निकालते हैं तो AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसिल। दिस इज इक्वल टू BC प्लस AD वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो जो P वेक्टर था वो BC प्लस में AD वेक्टर हुआ। अब BC वेक्टर अल्फा टाइम्स ऑफ AD वेक्टर था, मतलब P वेक्टर इज इक्वल टू में अल्फा टाइम्स ऑफ AD वेक्टर हुआ, अल्फा प्लस 1 टाइम्स ऑफ AD वेक्टर हुआ। अब P वेक्टर हमें गिवन क्या था, म्यू टाइम्स ऑफ AD वेक्टर, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 टाइम्स ऑफ AD वेक्टर, यानी कि म्यू इज इक्वल टू में अल्फा प्लस 1। तो आंसर इज D। वेक्टर्स A वेक्टर I प्लस 2J प्लस 3K, B वेक्टर 2I माइनस J प्लस K, C वेक्टर आपको ये दे रखा है, आर प्लेस्ड such that the end point of one vector is starting point of next vector, then vectors are। सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो वेक्टर्स हैं उसने कहा स्टार्टिंग पॉइंट का जो वेक्टर, ये A वेक्टर है, इसका एंड पॉइंट B का स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका एंड पॉइंट C का स्टार्टिंग पॉइंट है। सबसे पहली बात तो इन सब की डायरेक्शन आपके पास डिफरेंट है। ठीक है, इन सब की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो मतलब ये वेक्टर एक लाइन में पैरेलल या कोलिनियर नहीं हो सकते। दूसरी बात, अब अगर ये वेक्टर, तो पर इनमें आप ये देखो तो थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो C वेक्टर इज इक्वल टू में A प्लस B आ रहा है। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वेक्टर आ रहा है, मतलब इनके बीच में एक लीनियर रिलेशन बन रहा है। जब रिलेशन बनेगा इट मीन्स ये वेक्टर कोप्लेनर तो हैं। अब कोप्लेनर के अंदर मुद्दा ये आता है कि ये ट्रायंगल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगर ये वेक्टर ट्रायंगल बनाएंगे और अगर ये इस तरीके से होते, A वेक्टर B वेक्टर ऐसे, तब इन तीनों का सम किसके इक्वल होता, 0 के इक्वल होता।
उन तीनों का सम 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स ये ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, कोप्लेनर होंगे पर ये ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। वेक्टर ए माइनस 4i प्लस 3j, बी वेक्टर इज 14i प्लस 2j माइनस में 5k आर लेड ऑफ फ्रॉम द सेम पॉइंट। वेक्टर डी इज बीइंग लेड ऑफ फ्रॉम द सेम पॉइंट डिवाइडिंग द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, वेक्टर डी भी उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और ए और बी के एंगल को वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। डिवाइडिंग द एंगल बिटवीन ए एंड बी इन इक्वल हाफ्स, मतलब वो एंगल ए और बी को बाइसेक्ट कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है √6। ये हमारे पास ए वेक्टर हो गया, ये हमारे पास बी वेक्टर हो गया, ये हमारे पास डी वेक्टर हो गया। इसका मैग्नीट्यूड √6 है। हमें डी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। डी वेक्टर की डायरेक्शन का मतलब हमें डी वेक्टर का पहले यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। अगर डी वेक्टर एक एंगल बाइसेक्टर है तो अगर मैं एंगल बाइसेक्टर वेक्टर की फॉर्म में निकालता हूं तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर बाय बी का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर हमारे पास कितना था, -4i प्लस 3j बाय में इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 5 आएगा। बी वेक्टर कितना है, 14i प्लस 2j माइनस में 5k, इसका मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 15 आएगा। एलसीएम दोनों में लेते हैं तो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर वेक्टर निकल जाएगा। एंगल बाइसेक्टर वेक्टर 15, इसमें हमारे पास एलसीएम आएगा, ये मिलेगा माइनस का 12i प्लस 9j प्लस 14i प्लस 2j माइनस में 5k आ गया। कितना मिलेगा ये, 2i प्लस 11j माइनस में 5k बाय 15। ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर आ गया, एंगल बाइसेक्टर वेक्टर आ गया हमारे पास। पर हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें वेक्टर डी चाहिए वो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन से निकलेगा, ठीक है। डी का मैग्नीट्यूड कितना हमारे पास, √6। डी की डायरेक्शन हमारे पास किस फॉर्मूले से आएगी, दिस इज 2/15i कैप, 11/15j कैप, माइनस में 5/15k कैप, बाय में 4/225, 121/225 प्लस 25/225 अंडर द रूट। ये हमारे पास बनेगा √6, 225 √15, 15 कैंसिल हो जाएगा, 2i कैप प्लस 11j कैप माइनस में 5k कैप डिवाइडेड में 125 प्लस 25 √150 इज 5√6, तो ये 1/5 √6 कैंसिल, 2i कैप प्लस 11j कैप माइनस में कितना आएगा, 5k कैप। ये हमारा आंसर होगा। वेक्टर ए वेक्टर इज -4i प्लस 3k, बी वेक्टर इज 14i प्लस 2j माइनस में 5k आर लेड ऑफ फ्रॉम ए सेम, मतलब सेम पॉइंट से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। वेक्टर डी भी उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और वो एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एंगल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है और हमें उसका मैग्नीट्यूड गिवन है √6। हमें डी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो अगर वेक्टर फाइंड आउट करना है, वेक्टर का फॉर्मूला बनेगा जी मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर का, √6, और हमें इसकी अब क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। जो इसकी डायरेक्शन होगी
क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में है तो यूनिट वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर ये बनेगा, यूनिट वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर बनेगा। दिस इज √6। अब एंगल बाइसेक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं। एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर बाय बी का मैग्नीट्यूड, -4i + 3k बाय में इसका मैग्नीट्यूड 5 आएगा। बी वेक्टर इज 14i + 2j - 5k बाय में इसका मैग्नीट्यूड 15 बनेगा। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं 15 कितना आएगा ये? -12i + 9k 14i + 2j - 5k। दिस इज इक्वल टू 2i कैप + 2j कैप प्लस में 4k कैप बाय में 15 आ गया। अगर हम इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर, तो हमें इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। ये मिलेगा हमारे पास 2/15 i कैप, 2/15 j कैप और 4/15 k कैप डिवाइडेड बाय 4/225, 4/225 प्लस में 16/225 का रूट। ये 225 और 15 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा। 2i कैप + 2j कैप + 4k कैप, दिस इज इक्वल टू कितना मिलेगा? ये 24। 24 इज 2√6। दिस इज i कैप + j कैप + 2k कैप बाय में कितना आ गया? √6। ये निकला यूनिट वेक्टर। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो फाइनल इज i + j + 2k कैप बाय में √6। ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आंसर होगा। इफ 4i कैप + 7j कैप + 8k कैप, 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप and 2i कैप + 5j कैप + 7k कैप are the position vector of the vertices ABC of a triangle ABC, then the position vector of the point where bisector of angle A meets BC। ये आपको एक ट्रायंगल दे रखी है। A point is 4, 7, 8, B point is 2, 3, 4 and C point is 2, 5, 7। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। एंगल A का बाइसेक्टर BC पे जिस पॉइंट पे मिल रहा है आपको ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि ये A का एंगल बाइसेक्टर है तो हम ये कह सकते हैं AB/AC इज इक्वल टू में BD बाई DC, ठीक है। AB का मतलब इस वेक्टर की लेंथ होगी। इस वेक्टर की लेंथ अगर हम निकालते हैं तो AB की जो लेंथ निकलती है हमारे पास वो 4 + 16 अंडर द रूट मतलब 6 आती है। ये AB की लेंथ है। अगर हम AC की लेंथ निकालते हैं तो वो हमारे पास 4 + 4 + 1 मतलब 3 आएगी। तो ये जो रेशो हमारे पास बनेगी 6:3 मतलब 2:1 बनेगा। तो इट मीन्स बी पॉइंट आपके पास 2, 3, 4 है और C पॉइंट आपके पास 2, 5, 7 है। यहाँ बीच में एक पॉइंट है D जो इसे कट कर रहा है किसमें? 2:1 में। तो D पॉइंट अगर हम लोग निकालते हैं तो D वेक्टर आपके पास कितना आएगा? अगर इसको पॉइंट को हम लोग x, y, z की फॉर्म में मान लें तो x हमारे पास कितना आएगा? 4 + 2, 4 + 2/3। y कितना आएगा हमारे पास? 10 + 3/3 और z कितना आएगा हमारे पास? 14 + 4/3। दिस इज 2, 13/3 और 18/3। या आप इसे डायरेक्ट ये लिख सकते हैं 6i कैप
प्लस 13 कैप प्लस 18 कैप बाय में कितना आएगा 3। ये आपका आंसर होगा। If B vector is a vector whose initial point divides the join of 5 I cap and 5 j cap in the ratio k/1, 5 I का मतलब ये वाला पॉइंट हमारे पास हुआ 5 0, 5 j मतलब ये वाला पॉइंट हमारे पास हुआ 0 5, यहाँ पॉइंट हुआ हमारे पास B जिसका एक एंड हमारे पास इसको कट कर रहा है k/1 में, और जो दूसरा एंड है वो हमारे पास कितना है, और दूसरा एंड हमारे पास ओरिजिन है, मतलब ये ओरिजिन ये ऐसे बना वेक्टर हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास बी वेक्टर हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट इसका बी पॉइंट है और टर्मिनल पॉइंट इसका ओरिजिन है, ठीक है। तो जिसकी लेंथ है वो पोजीशन वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही आएगी। अब ये k/1 है तो यहाँ से मैं बी वेक्टर क्या निकाल सकता हूँ, बी वेक्टर हमारे पास कितना आएगा 0 + 5 बाय k+1 एंड 5k बाय k+1। तो ये पॉइंट जो हमारे पास बनेगा 5k+1 5k बाय k+1 बनेगा। ये वाला पॉइंट हमारे पास ओरिजिन है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ जो हमारे पास है वो कितनी आएगी 25 बाय k+1 का स्क्वायर प्लस 25k² बाय में k+1 का स्क्वायर अंडर दी रूट, ये लेस देन इक्वल टू कितनी है √37। अगर हम यहाँ बात करें स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ तो 25 1 + k² बाय में k+1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 37। 25 + 25k², यहाँ मिलेगा 37k² प्लस 37k प्लस 37 प्लस में 74k, इसको इधर लेके आते हैं 12k² प्लस 12 प्लस में 74k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 6k² प्लस में 37k प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स करेंगे हम 36k प्लस k प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास 6k + 1 और k + 6 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हम लोग वेव कर्व मेथड लगाएंगे। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है -6, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है -1/6। वेव चलेगी, हमें पॉजिटिव चाहिए, मतलब -∞ से -6 होगा k क्लोज ब्रैकेट और -1/6 ओपन ब्रैकेट से लेके इक्वल है सॉरी क्लोज ब्रैकेट से लेके कहाँ तक इन्फिनिटी तक। ये हमारा आंसर होगा। If I is the in center of triangle ABC whose corresponding sides are, हमें साइड्स की लेंथ मेंशन है यहाँ पे ABC रिस्पेक्टिवली, देन AI वेक्टर BIB वेक्टर CIC वेक्टर इज इक्वल टू, आपको ये बताना ये किसके इक्वल है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। A के सामने वाली साइड की लेंथ हमें A गिवन है, B के सामने वाली साइड की लेंथ हमें B गिवन है, C के सामने वाली साइड की लेंथ हमें C गिवन है। A का पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ये वेक्टर नहीं होंगे, थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं क्वेश्चन में। ये हमने वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर हमने A वेक्टर माना, इसका पोजीशन वेक्टर B माना, इसका पोजीशन वेक्टर हमने C माना, कुछ भी मान सकते हैं। तो जो I इसका जो इन सेंटर बनेगा, इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए A वेक्टर प्लस में B वेक्टर प्लस में C वेक्टर बाय में कितना आएगा A + B + C, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने +1 क्लास में कोऑर्डिनेट के अंदर भी पढ़ा हुआ होगा, वो कार्टेशियन फॉर्मेट के अंदर फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये वेक्टर फॉर्मेट में फॉर्मूला है इन सेंटर का फॉर्मूला। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर हो गया ये।
आई ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ए वेक्टर माइनस में ओ आई वेक्टर, बी दिस इज ओ बी वेक्टर माइनस में ओ आई वेक्टर, ठीक है। ये सी ओ सी वेक्टर माइनस में ओ आई वेक्टर, ए ओ ए का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये हमने ए वेक्टर माना, ये हमारे पास आई वेक्टर माना था, ये हमने प्लस में बी ओ बी वेक्टर इज बी वेक्टर माइनस में आई वेक्टर हुआ, सी इज सी वेक्टर माइनस में आई वेक्टर हुआ। फाइनली ये हमारे पास कितना आया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस में ए प्लस बी प्लस सी आई वेक्टर हुआ। ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर माइनस में ए प्लस बी प्लस सी आई वेक्टर की अगर मैं वैल्यू पुट करूं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बाय में ए प्लस बी प्लस सी है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल। फाइनल आंसर कितना आएगा, 0 वेक्टर। Locus of a point P for which OP vector represent a vector with direction cosine cos alpha is equal to 1/2। डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं। डायरेक्शन एंगल हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यहाँ कोई भी 3D स्पेस में वेक्टर पड़ा है, ये एंगल हमारे पास अल्फ़ा होगा, ये एंगल बीटा होगा और ये एंगल हमारे पास गामा होगा जेड एक्सिस के साथ। एक्चुअल केस में जेड एक्सिस ऐसे होती है और ये एंगल हमारे पास गामा होता है, ठीक है। पर 3D में ऐसे डायग्राम ये चीज़ पॉसिबल नहीं है बनाना, इसलिए 3D में इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। अब इस केस में हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना, मतलब ये पॉइंट कहाँ मूव करेगा, हमें इसकी मूवमेंट बतानी है, ठीक है। इसकी मूवमेंट बतानी है हमें। कोस अल्फा हमें गिवन है 1/2, मतलब इस पॉइंट ने इस तरीके से मूव करना है कि जो कोस अल्फा 1/2 है, मतलब अल्फा कांस्टेंट रहना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट होगा तभी कोस अल्फा कांस्टेंट होगा। तो अल्फा कांस्टेंट रहना चाहिए और ये पॉइंट किस तरीके से मूव करेगा, तो ये पॉइंट हमारे पास एक टाइप से हम लोग समझें तो ये एक इस तरीके से कोन के अंदर मूव कर सकता है कि जैसे ये हमारे पास पॉइंट हो गया, ये चीज़ ये एंगल फिक्स रहना चाहिए, तो ये हमारे पास इस तरीके से ये वाला पॉइंट यहाँ फिक्स होगा और ये इस तरीके से घूमेगा। तो ये एंगल है ये हमेशा एक्स एक्सिस के साथ एंगल उसका हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। वाई और जेड के साथ जो एंगल हैं वो वेरी हो सकते हैं। तो ये फाइनली जो इसका जो लोकस होगा वो एक कोन के रूप में होगा जिसकी जो स्लांट हाइट है वो किसके इक्वल है, वो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, क्योंकि ये कोन की स्लांट हाइट हुई और ये वेक्टर का क्या था, मेरे पास मैग्नीट्यूड था, पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इफ एक्स एंड वाई आर 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एंड ट्रायंगल ABC is a triangle with side length ABC satisfying, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, then the triangle ABC is, ये ट्रायंगल आपको बतानी है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, ऑप्शन बतानी है आपको, ठीक है। अब ये वेक्टर x हो गया, ये वेक्टर y हो गया, ये x क्रॉस y हो गया। हम लोग ये बात जानते हैं x क्रॉस y हमेशा x और y के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में लाई नहीं करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि x क्रॉस y परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाएगा। जब ये तीनों एक प्लेन में लाई नहीं करेंगे, इट मीन्स ये वेक्टर आपके पास इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का मतलब नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो गई है। और नॉन कोप्लेनर के अंदर ये कोफिशिएंट तीनों के तीनों आपके पास क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। इट मीन्स 20a माइनस में 15b 0 होना चाहिए, 15b माइनस में 12c 0 होना चाहिए, और 12c माइनस में 20a ये भी क्या होना चाहिए, आपके पास 0 होना चाहिए। कंडीशन याद होगी, अगर a1 r1 वेक्टर, a2 r2 वेक्टर, a3 r3 वेक्टर,
इस तरीके से AN वेक्टर, अगर ये वेक्टर आपके पास R1 R2 R3 आपके पास इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं। इंडिपेंडेंट वेक्टर कब होंगे? जब A1 A2 A3 ये सारे के सारे ही आपके पास क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। अब अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ से हम B की वैल्यू 4/3, B की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 4/3 A के तौर पे हम निकाल सकते हैं। C को भी इन टर्म्स ऑफ A निकाल लेते हैं। यहाँ से C की वैल्यू ऐसे करते हैं, इन टर्म्स ऑफ B चलते हैं। तो A की वैल्यू हमारे पास 3/4 B बनेगी, ठीक है। और C की वैल्यू हमारे पास 5/3 B बनेगी, ठीक है। C की वैल्यू हमारे पास 5/4 B बनेगी। अब अगर हम लोग B को K मान लें तो A हमारे पास कितना हुआ? 3/4 K हुआ, और C हमारे पास कितना हुआ? 5/4 K हुआ। हमें ये बताना है ट्रायंगल का नेचर क्या है। अब ट्रायंगल का नेचर है, बिल्कुल क्लियर सी बात है। मैंने एक बात बताई थी तुम्हें कि अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर P² + B² के इक्वल आता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। अगर ये हाइपोटेन्यूज बड़ा हो जाता है इससे तो मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनती है। अगर ये छोटा हो जाता है तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनती है। अब हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ी साइड को लेके चलेंगे, तो सबसे बड़ी साइड ये बनेगी। तो ये 25/16 K², यहाँ हमारे पास कितना आ गया? K² प्लस में 9/16 K²। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 25/16 K² आ जाएगा। दोनों क्या आ गए? इक्वल। इक्वल का मतलब तो ये ट्रायंगल हमारे पास कौन सी होनी चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। A unimodular tangent vector on the curve this at t = 2। अगर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है P x i कैप y j कैप z k कैप, तो इसका जो टेंजेंट वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? dp/dt, मतलब dx/dt i कैप, dy/dt j कैप एंड dz/dt k कैप। ये हमारे पास यूनिमॉड्यूलर, ये हमारे पास टेंजेंट वेक्टर बना। अब हमारे केस में क्या हुआ? ये जो वेक्टर हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ गिवन है, t गिवन है, तो यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं। तो p वेक्टर dp/dt अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ से dx/dt, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो कितना आएगा? 2t i कैप, dy/dt कितना मिलेगा? 4j कैप, dz/dt कितना आएगा? 4t माइनस में 6 k कैप। अब t की वैल्यू हमें मेंशन है 2, अगर हम t की जगह 2 पुट करते हैं ये मिलेगा 4i कैप 4j कैप प्लस में आएगा 2k कैप। t की जगह 2 पुट करेंगे, बिल्कुल 2k कैप। अब क्योंकि यूनिमॉड्यूलर था, मतलब ये यूनिट वेक्टर था, इसका मॉडुलस 1, तो इसका यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें किससे? इसके मैग्नीट्यूड से। और इसका मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा? 16 + 16 + 4 मतलब 6, तो 1/6 4i कैप 4j कैप प्लस में 2k कैप हुआ, यानी कि 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप बाय में कितना हुआ? 3। ये If x and y are non-collinear vectors and a, b, c represent sides of a triangle ABC satisfying a minus b x vector, b minus c y vector, c minus a x cross y is equal to 0, then triangle ABC is। अब देखिए ये x वेक्टर है, ये y वेक्टर है, ये x क्रॉस y है। आपको पता है x क्रॉस y हमेशा परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करता है, मतलब ये वेक्टर एक प्लेन में नहीं हो सकते। मीन्स ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हुए, 1 2 ये तीनों मिलके। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के केस में ये जो रिलेशन बनेगा, ये रिलेशन तभी बनेगा जब a माइनस बी 0 होगा और या b माइनस, ये तीनों ही 0 होने चाहिए, c माइनस a भी 0 होना चाहिए। इट मीन्स a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c एंड c इज इक्वल टू a, यानी कि a b c तीनों इक्वल।
अब ए बी सी तीनों इक्वल का मतलब कि जो वो ट्रायंगल थी, वो साइड्स थी, साइड्स तीनों इक्वल का मतलब ट्रायंगल हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल होनी चाहिए। If A is a vector with direction cosine cos alpha, cos beta, cos gamma, assuming the yz plane as a mirror, then the direction cosine of the reflected image of A in the yz plane। ये हमारे पास 3 डायमेंशन लेके चलते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। 3D के अंदर यहाँ ऐसे कोई एंगल है, ये अल्फा बन रहा है, ये वेक्टर ए हो गया, ठीक है। ये इसका एंगल y के साथ बीटा बन रहा है, इसका एंगल z के साथ गामा बन रहा है। z आप लोग जानते हैं, z एक्सिस इस तरीके से होती है और गामा ये एंगल है हमारे पास। डायरेक्शन कोसाइन के बारे में भी आप लोग जानते हैं। अगर हम इसका ये वाला पॉइंट हम लोग x y z मान के चलें, थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट हमारे पास एक्स वाई जेड अगर हम मान के चलें तो ये इसका मैग्नीट्यूड है r, तो मैग्नीट्यूड r किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। ये एंगल अल्फ़ा है, इसका जो x कंपोनेंट है वो x होगा, तो यहाँ से cos अल्फ़ा हमारे पास x बाई आर आएगा। ये कंपोनेंट बीटा है, तो cos बीटा हमारे पास y बाई आर आएगा। cos गामा हमारे पास कितना आएगा, z बाई आर आएगा। cos अल्फ़ा, cos बीटा, cos गामा, ये इसके फ़िलहाल डायरेक्शन रेशियो हुए। अच्छा, जब हम इस एक्स वाई जेड पॉइंट की इमेज लेंगे, इमेज ऑफ एक्स वाई जेड पॉइंट इन द वाई एक्सिस, सॉरी वाई जेड प्लेन, जब इसकी इमेज वाई जेड प्लेन में लेंगे तो ये पॉइंट हमारे पास माइनस एक्स वाई जेड हो जाएगा। इस केस में जो अब इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो इस केस में माइनस एक्स बाई आर और वाई बाई आर और जेड बाई आर होंगे। यानी कि मैं ये एक्स बाई आर मेरे पास था कॉस अल्फ़ा, यानी कि माइनस कॉस अल्फ़ा, वाई बाई आर कॉस बीटा और ये कॉस गामा, ये इसके डायरेक्शन कोसाइन होने चाहिए। मतलब आंसर आना चाहिए इसका सी। If I cap minus 3j cap plus 5 bisect the angle between a cap, मतलब एक यूनिट वेक्टर है, and this vector find angle a cap, हमें a cap निकालना है। आप लोग ये बात जानते हैं कि अब ये वाला वेक्टर इन दोनों के बीच में एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल तो वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, दिस इज लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर बाय बी का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अब वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर हमें ये गिवन है, आई कैप माइनस में 3j कैप प्लस 5k कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बाई, ये तो ए कैप ही हो गया, बी वेक्टर इज माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस में 2k कैप पाई में 3 हो गया, ठीक है। अब इस यहाँ से हम सॉल्व करके a कैप फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या मिला, 1 बाय लैम्डा आई कैप माइनस में 3j कैप प्लस 5k कैप, दिस इज इक्वल टू, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, माइनस में माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप बाई 3, दिस इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड हो, ए कैप आ गया। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास 3 लैम्डा एलसीएम आएगा, कितना आएगा ये हमारे पास 3 प्लस लैम्डा आई कैप माइनस 9 माइनस में 2 लैम्डा जे कैप, ठीक है, प्लस 15 माइनस में 2 लैम्डा के कैप, दिस इज इक्वल टू ए कैप वेक्टर हुआ।
अब क्योंकि a हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 होना चाहिए। तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो 3 प्लस लैम्डा बाय में 3 लैम्डा का स्क्वायर -9 माइनस में 2 लैम्डा बाय में 3 लैम्डा का स्क्वायर और 15 माइनस में 2 लैम्डा बाय में 3 लैम्डा का स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा, यहाँ से हमारे पास 81 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस 36 लैम्डा बनेगा। यहाँ हमारे पास 225 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनस में 60 लैम्डा इज इक्वल टू में 9 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से लैम्डा स्क्वायर की बात करें तो ये लैम्डा स्क्वायर 9 लैम्डा स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो गया। लैम्डा की अगर हम लोग बात करें 42 माइनस में 16 ये 18 लैम्डा हो गया। इसको हम उस तरफ ले जाते हैं 18 लैम्डा को। ये हमारे पास कितना बढ़ा 90 प्लस 225, 90 प्लस 225 इज़ 315 हो गया। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 315/18 आ गई। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 315/18 मतलब ये 105/6 आ गया। ठीक है, और भी उसे कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 35/2 आ गया। इस लैम्डा की वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास a कैप फैक्टर आ जाएगा।